प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय डेमोक्रेसी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए संविधान के जो राष्ट्रपति पर आधारित और कंप्लीट यानी कि संपूर्ण ज्ञान देने जा रहे हैं और प्रत्येक परीक्षा के लिए क्वेश्चंस, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, पीसीएस किसी भी स्टेट का, या सीपीओ या सीजीएल या नेट की परीक्षा या सीटेट की परीक्षा या अदर कोई भी आर्मी फोर्स की परीक्षा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, यह संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इससे प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैथ यानी कि राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में बताएंगे और इसमें डिफरेंस करके भी बताएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और कौन सा यानी कि बराबर है, तो उसके बारे में भी बताएंगे क्या क्या चीज कॉमन है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल्स है जो अदर, तो आप देखेंगे जो हम दे रहे हैं, तो जज करें कि हम आपको कितना अधिक दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो राष्ट्रपति से स्टार्टिंग करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारा संविधान है, एक के अंतर्गत पार्ट 5 के अंतर्गत एक संघीय कार्यपालिका होती है और संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति शासन की कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख होता है और संविधान के अंतर्गत एक गवर्नमेंट चुनी जाती है और राष्ट्रपति के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। जो राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का मतलब है देश का पति, पति का मतलब है प्यारे बच्चों देश का संरक्षक यानी कि गार्जियन, और हमारे भारतीय संविधान का भी संरक्षक है। जैसे कि एक परिवार में एक यानी कि फैमिली का जो भी बुजुर्ग हैं वो गार्जियन होते हैं, उसी तरह से राष्ट्रपति भी देश का गार्जियन है यानी कि संरक्षक है, कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक के रूप में काम करता है और उसके अंतर्गत सरकारें काम करती हैं। आगे यहाँ पर जो दिया गया है, चाहे कोई महिला हो या राष्ट्रपति यानी कि पुरुष हो और राष्ट्रपति के पद पर है, तो एक ही यानी कि नाम से पुकारे जाते हैं, इट मीन्स राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। आगे जो है, क्योंकि जो प्रतिभा पाटिल भी जो महिला राष्ट्रपति बनी थी, तो उनके लिए भी राष्ट्रपति ही सब लगाया गया था, तो इस चीज का ध्यान रखें। आगे जो है यहाँ पर आर्टिकल जो 52 है, भारत का राष्ट्रपति होगा और वो राष्ट्र का प्रमुख होगा और देश का पहला नागरिक होगा, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। भारत का पहला व्यक्ति कौन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो राष्ट्रपति है। और दूसरा नागरिक कौन होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं। ये वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब है प्यारे बच्चों कि उनके परिवार से, उनके वंश से किसी को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, यानी कि इट मीन्स ब्लड रिलेशन से। ये हमारे संविधान में, क्योंकि पहले जो राजतंत्र थे, तो राजतंत्र में राजा के पुत्र, फिर उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, इस तरह से एक वंशावत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती, उन्हीं का शासन होता था।
ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर अब तो जो वहां का पार्लियामेंट वो सर्वोच्च है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूसरा, यहाँ पर जो वंशानुगत नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं और हमारे देश में भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो यानी कि वंशानुगत नहीं होगा, आप समझ के होंगे। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में मैं अभी इसके बाद डिस्कशन करूंगा। पहले है आर्टिकल के बारे में, इनके बारे में, क्योंकि यहाँ पर ये विस्तार से बताऊंगा। आगे जो ये आर्टिकल 54 लेते हैं, इसका निर्वाचक मंडल, जिसे इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो ये निर्वाचक मंडल है क्या? तो यहाँ पहले ये ले लेते हैं कि जो राष्ट्रपति की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, जो दर्शाती है, वो किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। यानी कि जैसे भारत में जो अंग्रेजी शासन था, तो वहां पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे, यानी कि गवर्नर जनरल। तो वहां पर ये जो राष्ट्रपति राजा से या यानी कि गवर्नर के पोस्ट से ली गई। आगे जो है, जो राष्ट्रपति का जो पद है और जो इसको महाभियोग की जो प्रक्रिया है और जो मनोनीत प्रक्रिया है, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इस चीज को आप ध्यान रखें। आगे जो मनोनयन की प्रक्रिया का मतलब है, आप समझ गए होंगे, जो लोकसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसे यानी कि इसका मतलब लोकसभा का मतलब लोकसभा ही बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर लोकसभा में दो, यानी कि जो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और राज्यसभा में 12 लोगों को जो कला और संस्कृति यानी कि कला विज्ञान के क्षेत्र में या कला विज्ञान और आदि के जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य करता है, उनको मनोनीत करता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ऐसे को। तो यहाँ पर को मनोनीत जो क्रिया, जो प्रोसेस है, वो अमेरिका के संविधान से दिया है। आगे चलते हैं, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल और रीति, यानी कि इसको जो निर्वाचन की जो रीति है और ये मंडल है, ये कहां से दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे, आयरलैंड के संविधान से। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं जो आपको बता रहा हूं बार बार नहीं, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि जो पीसीएस और आईएएस की परीक्षाओं में पूछे गए और सीपीओ की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, और अदर में भी इस तरह के क्वेश्चन रख देता है। आगे यहां से चलेंगे, जो 50 देखे, अगर कोई आदमी इसकी एलिजिबिलिटी में आता है, ये यानी कि अगर कोई आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि 50 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, और 50 ही लोग क्या उसका अनुमोदन कर रहे होने चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव वही लड़ सकते हैं। तो ऐसा कौन के पास होती है मेजोरिटी? यानी कि पार्टियों के पास। तो पार्टी ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि उपराष्ट्रपति के लिए है, अगर कोई आदमी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको 20 प्रस्तावक यानी कि हस्ताक्षर लिखित अक्षर जो लिखित सिग्नेचर के द्वारा एक प्रस्ताव देना होगा, और दूसरे 20 अनुमोदक यानी कि जो उसको समर्थन कर रहे होते हैं। तो इतने कैंडिडेट यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, तभी वो कोई आदमी यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए या उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। तो ये पहला है, इसको ध्यान रखेंगे। ये मैंने राष्ट्रपति के लिए लिखा 50 प्रस्तावक, और ये जो 20 और ये उपराष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पर मैं दोनों में वेरिएशन करके बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। अब आगे चलते हैं, इसमें जो आगे जो यहाँ पर चलते हैं, जो निर्वाचक मंडल है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, तो यहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा, इसका मतलब है पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं, वो इसमें इसको वोटिंग करते हैं। कौन?
वोटिंग की जाती है। और कौन लोग वोट दे सकते हैं? विधानसभा के सदस्य इसको वोटिंग कर सकते हैं। और विधान यानी कि एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है राज्य की विधानसभा, और दूसरा जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा। तो यहाँ पर ये इनको वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये वोट करते हैं और तभी राष्ट्रपति चुना जाता है। एक चीज का यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसके जो चुनाव है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, उसमें ये मनोनीत जो सदस्य हैं ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही ये यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। और ना ही ये जो विधानसभा है, ना ही इसके जो यानी कि सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके भी मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखें जिससे कि आपको क्लियर हो। और केंद्र शासित प्रदेश की 2 विधानसभा हैं यानी कि पुदुचेरी और दिल्ली, वो इसमें वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। एक एक चीज को आप नोट कर ले और अपने यानी कि कार्ड में लीड लगा करके पढ़ेंगे तो हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जैसे कि मनोनीत कुल जो है इसमें सांसद जो होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545। और राज्यसभा में की कितनी सीट होती हैं? यानी कि 245 सीटें होती हैं। और इसमें ये जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें प्रेजेंट में जो है ये लोकसभा है और ये राज्यसभा, इस चीज को आप ध्यान रखें क्योंकि स्टेट की अलग अलग होती हैं, सभी की इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये मैंने लोकसभा राज्यसभा की डाली है, इस चीज का आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए। इनकी आगे देखेंगे यहाँ पर ये जो है ये लोग मेंबर इसमें नहीं लेते। अब चलते हैं इसमें उपराष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति और इसके इलेक्शन में क्या डिफरेंस है उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है समझ लेंगे। अब मैंने राष्ट्रपति बताया, अब उपराष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। तो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें ये जो लोग हैं यानी कि जो मनोनीत सदस्य हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर क्लियर नहीं है तो यूपीएससी की जो परीक्षा दे रहे हैं या पीसीएस की जो परीक्षा दे रहे हैं या सीपीओ की परीक्षा दे रहे हैं या किसी अदर की परीक्षा दे रहे हैं, वहां इस तरह के क्वेश्चन आपसे डीपली पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको बेहतर नॉलेज नहीं है तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। आखिर आपको बेहतर नॉलेज करनी ही होगी तभी आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए। आगे जो चलते हैं इसमें, तो इसमें ये लोग सदस्य ये भाग लेंगे, इसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे यानी कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान दे लेंगे। और इसमें ये जो है विधानसभा के सदस्य ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी कि कौन लोग भाग लेंगे? सिर्फ पार्लियामेंट के सदस्य भाग लेंगे और न ही ये भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है, सांसद के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत, ध्यान रखेंगे, निर्वाचित और मनोनीत जो दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जहां उपराष्ट्रपति के में दोनों ही करते हैं और राष्ट्रपति के में मनोनीत सदस्य नहीं करते, इसमें ये डिफरेंस है। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति में ये सिर्फ विधानसभाएं आ जाती हैं लेकिन मनोनीत नहीं आते, और वही जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट आती है और मनोनीत सदस्य आते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। अब आगे चलते हैं, इसमें जो इनका जो चुनाव होता है तो वो गुप्त दान मतदान से होता है, जो गुप्त दान प्रणाली के द्वारा होता है। निर्वाचन की रीति, जो निर्वाचन की जो रीति है, जो प्रोसेस है, जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो ली गई है, ये क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि एक तो जो राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट होता है। अब यहाँ पर देखेंगे क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए
प्रतिनिधि इसको वोटिंग करते हैं, यानी कि जनता सीधे भाग नहीं लेती है। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका बाई इलेक्शन यानी कि डायरेक्ट चुने जाते हैं, जबकि हमारे इंडिया में यानी कि इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए बहुत। तो यहाँ पर आप एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय पद्धति, जिसे हम प्रोपोर्शनल जो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम यानी कि इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर इस रीति से प्रोसेस से इस सिस्टम के तहत यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरा इसमें इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि इनका जो वोट वैल्यू निकाला जाता है, जो इसमें ये एमएलए और एमपी जो वोटिंग कर रहे हैं यानी कि राष्ट्रपति को, तो उनमें इनका वोट वैल्यू निकाला जाता है, यानी कि इट मीन्स मत मूल्य। मत मूल्य निकाला कैसे जाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जो राज्य की कुल संख्या, किसी भी राज्य की जो कुल जनसंख्या है, जैसे कि हमने मान लिया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यानी कि 20 करोड़ है, और मान लिया वैसे 403 सीटें और हमने अप्रोक्सीमेट मान के चले यानी कि 400 सीटें, तो यानी कि 20 करोड़ अपॉन 400 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, तो वहां के एक एमएलए का मत मूल्य निकल जाएगा। यानी कि एक जो एमएलए है कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कितने लोगों पर उसको इलेक्ट किया गया। तो इसके आधार पर जो इनका क्या निकाला जाता है, एमएलए का मत मूल्य यानी कि वोट वैल्यू निकाला जाता है इस चीज को। और प्रत्येक राज्य का, अब यहाँ पर ये चीज ध्यान देंगे क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्रत्येक जो प्रत्येक एमएलए का मत मूल्य क्या इक्वल होता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे क्यों इक्वल नहीं होता, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि वो कोई एमएलए कितनी पॉपुलेशन को प्रतिनिधित्व करता है, तो वहां पर कितनी सीटें, उसका वोट वैल्यू हर राज्य का अलग अलग निकाला जाता है। और उसके इसलिए प्रत्येक जो एमएलए हैं, एमएलए का जो किसी राज्य के एमएलए का मत मूल्य अलग अलग होता है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखेंगे प्रत्येक राज्य। आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक समान मत मूल्य नहीं होता है, यानी कि एमएलए का हर राज्य का अलग अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो एमपी है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पूछा गया है, मैंने कोई इसमें कोई ठीक है अलग से नहीं लेना, उसी पर चर्चा कर रहा हूं जहां आप यानी कि अगर आपको अच्छा नॉलेज नहीं है, अच्छा ज्ञान नहीं है, तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बेटर नॉलेज दे रहा हूं जो आपको कहीं यूट्यूबों पर बहुत कम मिल पाती है या बहुत फटाक से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एमपी, जो एमपी है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है का मतलब है इसका जो वोट वैल्यू है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही आते हैं, मानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आगे देखेंगे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए का मत मूल्य। अब जो ये इनका मत मूल्य जो निकाला, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या या जो किसी केंद्र शासित प्रदेश के यानी कि किसी एमएलए, तो यहाँ पर दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। इनका मत मूल्य निकाला जाता है और कुल सभी का जो राज्यों का मत मूल्य को ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद और इसमें जो निर्वाचित जो एमपी हैं, यानी कि निर्वाचित एमपी का मतलब होता है जो इलेक्टेड चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा आए हैं, ना कि मनोनीत। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे निर्वाचित एमपी और यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य संख्या उनसे अगर भाग दे दे, इसका मतलब है इसमें से जो 2 इनको हटा दें और 12 इनको हटा दें, तो इसमें से 2 इसमें से माइनस कर दें और यानी कि 12 इसमें से माइनस कर दें और टोटल को जोड़ दें, तो ये कितने हो जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनकी संख्या से अगर हम भाग दे देंगे और यानी कि सभी राज्यों के यानी कि एमएलए का वोट वैल्यू और अपॉन यानी कि एमपी का वोट वैल्यू, तो इनसे अगर हम यानी कि कितने सदस्य हैं उनसे अगर हम भाग दे दें तो हमारा क्या आ जाएगा,
MP का वोट वैल्यू आ जाएगा। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे पोर्शन है। तो यहाँ पर इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो अब बड़े बच्चे इनको सभी ध्यान से और इनको सब नोट कर लेंगे, बार बार रिपीट करके इसको देखेंगे तो आपको एक बेटर नॉलेज मिलेगी इस चैनल पर, जो आप बहुत कम चैनलों पर इस चीज को दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं जो लेके आया हूँ आपको एक ब्रॉड नॉलेज, और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कोई पेबल नहीं है यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों देखेंगे जो यहाँ पर चर्चा करते हैं इस पर, इसकी पदावधि यहाँ तक हो गया। अब इसकी राष्ट्रपति की जो पदावधि है यानी कार्यकाल, कार्यकाल कितने साल का होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे 5 ईयर का कार्यकाल होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। अब इस कार्यकाल के दौरान यानी कि कोई राष्ट्रपति एक तो त्याग पत्र दे सकता है, रिजाइन कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। और त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति के लिए, ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे जो यहाँ पर वो यानी कि बीमार भी पड़ सकते हैं, कोई भी राष्ट्रपति बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है, या उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, मृत्यु भी हो सकती है, तो यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पदावधि है 5 साल तक रहती है। और अगर किसी समय इनका यानी कि बीच में अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस समय यानी कि उपराष्ट्रपति जो है इनके पद पर, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रहता, तो उसके बाद ही जैसे राष्ट्रपति की किसी तरह से डेथ हो जाती है तो उसके बाद कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता। ये ऐसा पद है जो कभी रिक्त नहीं होता, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे चलेंगे जो पदावधि है इसमें तो 5 साल का इनका टाइम होता है, और इनका भी यानी उपराष्ट्रपति का भी। अब आगे इसमें जो चलेंगे पुनर्निर्वाचन की पात्रता, पुनर्निर्वाचन की ये आर्टिकल भी मैंने अब मेंशन कर दिए हैं, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। कभी आर्टिकल यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे पुनर्निर्वाचन की, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, 2 बार यानी कि राष्ट्रपति बनाए गए हैं, 2 बार, 2 टाइम, यानी कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, और सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है, 12 वर्ष तक ये रहे हैं, 12 वर्ष तक इस चीज को ध्यान। तो यहाँ पर पुनर्निर्वाचन करने की पात्रता है हमारे में, यानी कि राष्ट्रपति को 2 बार और उससे अधिक बार भी इलेक्ट किया जाता है, लेकिन अमेरिका में 2 बार से अधिक इलेक्टेड नहीं किया जाता, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। आगे इसकी जो एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसका मतलब है एक तो भारत का नागरिक, तो यहाँ पर मैं सिर्फ पॉइंट ही लिखूंगा। तो यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं, योग्यता क्या है राष्ट्रपति की, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक सब ध्यान रखेंगे, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसकी एज होना चाहिए, एज कितना, तो राष्ट्रपति की जो मिनिमम एज है तो यहाँ पर मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, तो मिनिमम है यहाँ पर 35 ईयर है, 33, यानी कि इससे नीचे नहीं हो, अधिकतम कुछ भी हो सकता है। आगे देखेंगे कोई यानी कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ के पद में क्या आ जाते हैं, यानी कि जो केंद्र या राज्य या स्थानीय या कोई पब्लिक सेक्टर है उसमें उनका लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का मतलब है कि किसी गवर्नमेंट यानी कि सर्वेंट नहीं हो, अगर हैं तो उनको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो इसमें एक लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए, यानी कि लोकसभा
का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति में डिफरेंस क्या है, ये सब चीजें कॉमन है। और जो उपराष्ट्रपति में क्या है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए। यानी कि राज्यसभा का ये आपका राष्ट्रपति के लिए है, राष्ट्रपति के लिए, और ये आपका उपराष्ट्रपति के लिए, ये डिफरेंस है, उपराष्ट्रपति के लिए। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर वेरिएशन करके दोनों को बता रहा हूं, बहुत ही क्लियर तरीके से आप समझे। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, इसको आप माइंड करें, आप इसका आंसर देंगे मुझे। तो क्या भारत का जो यहाँ पर जो योग्यता में, तो यहाँ पर योग्यता में वो भी आ जाता है जो मैंने जो राष्ट्रपति का 50 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है, वो मैंने पहले मेंशन कर दिया। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। आगे चलते हैं, इसमें जो है क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, पढ़ा लिखा होना चाहिए नहीं, पढ़ा लिखा। तो हमारे संविधान में तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है, जो इसकी योग्यता एलिजिबिलिटी के बारे में तो कुछ पूछा नहीं है, लेकिन क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? तो ऐसा यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी है, तो इसका मुझे आंसर बताइए। आगे चलेंगे, सभी विद्यार्थी, तो ये यूपीएससी में इस तरह का कोटेशन डाल दिया गया है। तो आगे देखेंगे, आगे शर्तें, तो यहाँ पर कंडीशन पे लेके चलते हैं। कंडीशन क्या है इसकी, यानी कि शर्त, यानी कि टर्म्स का मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर शर्तें पे चलते हैं। राष्ट्रपति की क्या शर्तें हैं? शर्तें में ये आता है कि कोई भी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति यानी कि जो लोकसभा, ठीक है, जो किसी भी हाउस है, कोई भी हाउस है, 2 सदन जैसे कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा या किसी भी सदन का, यानी कि सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि सदस्य है तो उसको वहां से त्याग पत्र देना होगा। यानी कि इसका मतलब है संघ, ऐसा समझिए शॉर्ट में, संघ और राज्य, ठीक है, सभा का सदस्य नहीं, ठीक है, सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनका नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो मंत्री हैं, यानी कि कोई जो राष्ट्रपति है, तो उनको जो इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति का जो पद है, यानी कि जो राष्ट्रपति का पद है, ये लाभ का पद नहीं माना जाता। जो गवर्नर का पद है, ये भी लाभ का पद नहीं माना जाता है। और जो मंत्री हैं, मंत्री का मतलब है जो संघ और राज्य के जो मंत्री हैं, ये लाभ के पद नहीं है। राज्य मंत्री हैं, ये लाभ के पद नहीं है, लाभ पद नहीं है, ठीक है, इन चीज को आप देंगे, यानी कि ये लाभ के पद नहीं है, बाकी लाभ के पद। आगे चलेंगे, यहाँ पर जो शर्तें हैं, और अगर यहाँ पर कोई है तो वहां पर उनको रिजाइन करके तब वहां आना होगा, ठीक है, ये लाभ के इनको बनाया जा सकता है, क्योंकि ये लाभ के पद नहीं है, लेकिन ये लाभ के पद माने। आगे चलेंगे, इसमें क्वेश्चन में, तो एक इनको सरकारी कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ का पद, कंडीशन लाभ का पद नहीं, ठीक है, किसी। आगे चलेंगे, इसमें इनको एक सरकारी आवास दिया जाएगा, बंगला आवास, यानी कि आवास राष्ट्रपति को, यानी कि पूरा एक राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा। आगे जो इसमें शर्तें में, जो इनको जो वेतन जो भत्ता मिलेगा, वेतन और जो भत्ते हैं, भत्ते में यानी कि कार्यकाल के दौरान यानी कि कोई कटौती नहीं की जा सकती, यानी कि कटौती नहीं की जा सकती। और इन पर जो राष्ट्रपति पर या गवर्नर पर, यानी कि कार्यकाल के दौरान, यानी कि कोई
क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता इस चीज को, यानी कि कोई क्रिमिनल केस, यानी कि इसका मतलब है फौजदारी केस भी इन पर कोई नहीं चल सकता। ये केस समझ गए होंगे, ये इनकी शर्तें हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे, ये क्लियर हो गया होगा सभी विद्यार्थियों के लिए। अब आगे सभी ने नोट कर लिया, अब आगे नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर सभी ने नोट कर लिया। अब आगे चलते शर्तें शपथ, और कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति सीजेआई को और सीजेआई यानी कि राष्ट्रपति को। अब यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यानी कि राष्ट्रपति। तो इनको जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाएगा, और इनके लिए कौन है? सीजेआई। चीज का ध्यान रखें। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर समझेंगे महाभियोग की प्रक्रिया। जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है, क्या है? कानून। तो ऐसे 4 ऑप्शनल दे देगा आर्टिकल 61 में। तो यहाँ पे जो महाभियोग के जो भी योग की जो प्रक्रिया है ये कैसी है प्यारे बच्चों? अर्ध न्यायिक यानी कि प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर कब ये लगाया जाता है महाभियोग? जब वह संविधान का अतिक्रमण करता है। संविधान का अतिक्रमण का मतलब है उल्लंघन करता है, उल्लंघन। तो अगर कोई राष्ट्रपति उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। कौन क्या लगाया जाता है इस पर? कदाचार, ठीक है, या असमर्थता के आधार पर। आगे देखेंगे महाभियोग चला जा सकता है अगर कोई राष्ट्रपति भी संविधान का, क्योंकि सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कौन है हमारे देश का? यानी कि संविधान है। अब आगे चलेंगे, इसमें अगर कोई भी पार्टी, ठीक है, तो इसको जो प्रस्ताव को जो लाया जाता है किसमें लाया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। इसमें भी प्रस्ताव को रखा जा सकता है, इसमें यानी कि बोथ हाउस में रखा जा सकता है, यानी कि बोथ में रखा जा सकता है। और बोथ से दोनों के से यानी कि 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। कितने से? 2/3 यानी कि बहुमत से पास होना चाहिए कोई भी बिल। आगे इसको प्रस्ताव को लाने के लिए, जैसे कि मैंने सीट वहां पर बता दी है, लोकसभा के कितने मेंबर होने चाहिए? इनका 1/4 होना चाहिए अगर इसमें बिल लाया जाएगा। अगर राज्यसभा में बिल लाया जाएगा तो कितने लोग होने चाहिए? इसका 1/4 होना चाहिए। दोनों हाउस से पास होने के बाद 2/3 मेजोरिटी से, तो ये यानी कि राष्ट्रपति को वहां पर हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक हमारे देश में किसी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लाया गया। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के, ठीक है, खिलाफ नहीं है, ठीक है, भारत, ठीक है, में नहीं लाया गया, ठीक है, अभी तक समझ गए होंगे, ये नहीं लाया। और कोई भी महाभियोग को लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग की प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति का यानी कि पक्ष भी यानी कि अपना पक्ष रख सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो अपना पक्ष रख सकता है, ठीक है, और या किसी को खुद जाके या किसी को अपने अधिकारी को पक्ष के लिए भेज सकता है। इस चीज पे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा इसको क्लियर किया है डिटेल में। अब आगे देखेंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे पे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं जो
ये जो प्रोसेस दिया गया है त्यागपत्र, तो त्यागपत्र किसको देगा? ठीक है, राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए, इस जानिए, यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए त्यागपत्र दे दे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो वहां टेबल पर रख दिया जाएगा। आगे देखेंगे या किसी जो सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई के लिए, आगे देखेंगे क्षमादान की जो पार्डन की जो पावर है वो किसके पास है? यानी कि राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पर पार्डन में जो है कौन कौन सी पावर है? यानी कि क्षमादान की, यानी कि राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास जो है पार्डन। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है उसको, ठीक है, जो मृत्यु दंड का यानी कि माफ करने का प्रावधान नहीं है, यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता, ये है। बाकी कुछ सजा में कमी वैसे कर सकता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो है राष्ट्रपति जो है, यानी कि तो इसमें जो दंडादेश है, किसी को दंडादेश दिया गया है या किसी को कारावास दे दिया गया, कारावास की सजा दे दी गई, या किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया, तो देखिए जो मृत्यु दंड को वो कारावास में चेंज कर सकता है, यानी कि कारावास में चेंज कर सकता है, और कारावास को की अवधि को कम कर सकता है, इसकी अवधि को कम कर सकता है। और किसी को दंड ज्यादा दे दिया गया, कठोर है, तो उसको वो सरल कर सकता है। क्या कर सकता है? सरल कर सकता है। और इसमें मैं और भी यहाँ बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ठीक है, तो इसमें जो क्षमादान की पावर है, तो जो जुडिशरी है, यानी कि जो सैन्य न्यायालय है, जो ये जुडिशरी पावर है, यही बता दे रहा हूँ, ये सभी यानी कि राष्ट्रपति की यानी कि जुडिशरी न्यायपालिका शक्ति है। तो यहाँ पर जो सैन्य न्यायालय है, सैन्य न्यायालय से किसी को दंड मिल जाता है तो उसको भी राष्ट्रपति के लिए यही आपका प्रोसीजर है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद होगी एक एडवाइजरी, यानी कि राजा होगा कोई तो उसके पास एक मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करता है, और अपने उसके जो अधिकारी गण के द्वारा शासन चलाया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये ठीक है, तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद होगी आर्टिकल 74 में, आर्टिकल यानी कि 111 में विधेयक पर सहमति। तो यहाँ पर विधेयक पर वो सहमति दे सकता है या नहीं दे सकता, जैसे कि वीटो है तो यह अपनी पॉकेट में रख सकता है, वीटो पावर में, ठीक है। सहमति दे या ना दे या अपनी पॉकेट में दे दे, तो वो आर्टिकल यानी किसमें दिया गया 111 में। तो वहां पर कोई टाइम अवधि नहीं दी गई है कि कितने दिन तक। अब आगे चलेंगे, इसमें 112 में संघीय बजट। तो राष्ट्रपति जो है संघीय बजट को यानी कि देश के वार्षिक जो सरकार ने कितना खर्च किया है और कैग की रिपोर्ट को, SC/ST कमीशन की रिपोर्ट को, या ठीक है SC/ST कमीशन की रिपोर्ट को, या ठीक है अनुसूचित जो क्षेत्र है उनकी रिपोर्ट को, यानी कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट्री पटल पर रखवाता है और उस पर चर्चा होती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर नोट करते जाएंगे क्योंकि मैं इतना नहीं लिख सकता। आज देखेंगे 123 में अध्यादेश जारी करना यानी ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर यानी कि किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अध्यादेश जारी कब करता है? जब कोई भी हाउस है अगर वो शस्त्र में नहीं है तो वहां पर वो क्या कर सकता है? आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। अब इसमें जो अध्यादेश समझेंगे, यहाँ पर अध्यादेश को जो जारी करने की जो पावर है, तो ये हमारे संविधान के आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कि अधिनियम जो आया था भारत शासन, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन
अधिनियम, अधिनियम जो है 1935 से लिया गया है। और यहाँ पर राष्ट्रपति को पावर दे दिए अध्यादेश जारी करने के, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत यहाँ पे गवर्नर को पावर दी गई थी। गवर्नर को अध्यादेश यानी कि जारी कर सकता था, यानी कि जारी कर सकता है अध्यादेश। ठीक है, तो समझ गए होंगे, यहाँ गवर्नर को है, यहाँ राष्ट्रपति को पावर दी गई है। यानी कि कोई अकस्मात प्रॉब्लम आ जाती है, या देश की कोई अव्यवस्था हो जाती है, या कोई आंतरिक या कोई जो सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो वो कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करने के बाद ये जो कितने टाइम तक रहेगा, तो ये 6 सप्ताह तक रहेगा। 6 सप्ताह के अंतर यानी कि लोकसभा से, यानी कि ये संसद से पारित होना चाहिए, और संसद से पारित होने के बाद, संसद से पारित होना चाहिए, और पारित होने के बाद यानी कि 6 माह तक रह सकता है। 6 माह से अधिक समय तक नहीं रहता। आप यहाँ से ध्यान रखिए। ठीक है, आगे करना चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 6 माह तक की अवधि होती है। यहाँ पे जो आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो राष्ट्रपति क्या सलाह मांग सकता है? सुप्रीम। लेकिन राष्ट्रपति किसी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि सलाह होती है, मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है इस चीज का। अब आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे नेक्स्ट पर यहाँ पर आप समझाते हैं कार्यपालिका से रिलेटेड। तो यहाँ पर दोनों में मैंने वैसे डिफरेंस कर दिया, बाकी यहाँ पर मैंने नोटिस कर दिए, तो इनको नोट कर लेंगे। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, जो कार्यपालिका का, कार्यपालिका पर सिर्फ हम क्या समझाएंगे, राष्ट्रपति से ही रिलेटेड बताएंगे। पीएम क्योंकि रियल पावर है उसके पास। तो यहाँ पे जो कार्यपालिका में यहाँ पर चलेंगे, कार्यपालिका, कार्यपालिका को क्या है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति की जो इसमें 2 पावर होती है। एक तो आपकी जो नाम मात्र की जो पावर है, तो नाम मात्र की जो पावर है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका नाम मात्र का प्रधान है, और इसके पास जो पावर है वो क्या है? नियुक्त करने की है, सिर्फ नियुक्त करने की है। और इसके पास जो पीएम जो होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, जो रियल पावर है, यानी कि जो वास्तविक शक्ति है, रियल जिसे कहते हैं, वास्तविक जो पावर है वो किसके पास है? यानी कि पीएम के पास है। पीएम एंड यानी कि मंत्री परिषद के पास है, मंत्री परिषद के पास है। तो यहाँ पर ठीक है, परिषद के पास है। तो ये 4 मंत्री होते हैं जिनके पास आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, और राज्य मंत्री, और आगे जो है आपके उपमंत्री, यानी कि इट मीन्स सचिव। उपमंत्री का मतलब है इट मीन्स सचिव। अब आगे चले, इनमें जो अपॉइंटमेंट करती है, किस किस की अपॉइंटमेंट कर सकता है, तो आप ध्यान देंगे किनके। एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे, आपको याद हो जाएगा, यानी कि जितनी भी संवैधानिक संस्थान, उनके जो हेड हैं और उसके जो मेंबर है वो उनके राष्ट्रपति, यानी कि जो हमारे संविधान में बॉडी दी गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सी। एक तो देखिए जो ऑल स्टेट के जो उपराष्ट्रपति जी करता है, उपराष्ट्रपति यहाँ ले लीजिए, उपराष्ट्रपति, ठीक है। ऑल स्टेट के जितने भी गवर्नर हैं, गवर्नर इनकी करते हैं, यानी कि जितने भी प्रशासक हैं, ठीक है, केंद्र शासित के, यानी कि प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर या आयुक्त, ठीक है, अलग अलग है, वो भी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पर, ठीक है। आगे चलेंगे, जो हाई कोर्ट और पीएम की नियुक्ति करता है, जो पीएम है, और जो जितने भी ये मंत्री परिषद है, मंत्रियों की परिषद, ठीक है, इनके सदस्य के, और आगे जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, इनके जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जो जज हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति यानी कि प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति हो। और ये सब जो काम हो रहा है किसके एडवाइजरी से होता है, यानी कि इनका सलाह जो दी जाती है, सलाह किसकी है? पीएम की सलाह से ये अपॉइंटमेंट करेगा।
तो यहाँ ध्यान रखेंगे किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। अब आगे चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चीज आ गई। और जो एक है आपका महान्यायवादी, न्यायवादी की नियुक्ति बाय प्रेसिडेंट। आगे चलेंगे कैग का मतलब आप समझ रहे हुए, महालेखा परीक्षक। कैग का मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैग। और ये मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग यानी कि मुख्य चुनाव आयोग। सीईसी यानी कि इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमीशनर अदर। और किनकी अपॉइंटमेंट करता है, तो जो एससी और जो एसटी, एससी और एसटी और ओबीसी जितने भी आयोग हैं, ओबीसी जो आयोग है इनके आयोग। तो यहाँ आयोग जो इनकी अपॉइंटमेंट करता है। और जो है यूपीएससी जो आयोग है, यूपीएससी के अध्यक्ष और अदर मेंबर्स की। और यहाँ पे जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग इनका भी, वित्त आयोग इनके भी सदस्यों के। और जो है आपका वित्त आयोग और एक अंतरराष्ट्रीय परिषद है, राष्ट्रीय जो परिषद है जो इसके परिषद इसके भी सदस्यों की नियुक्ति करता है। और आगे चलते हैं, इसमें जो ह्यूमन राइट कमीशन है, मानवाधिकार, ठीक है, जो। और जो राजदूत हैं, राजदूत इनके भी अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। तो इन चीज का ध्यान रखेंगे। तो इनके सबके अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनको ये किसकी सलाह से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉमिनल पावर होती है, यानी कि इनके पास। अब आगे क्लियर करते हैं आपको, सभी को यहाँ ध्यान देंगे, सभी नोट कर लेंगे एक एक पॉइंट को, क्या इसकी कार्यपालिका शक्ति में आता है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला सभी नोट करेंगे एक एक टॉपिक को। अब आगे जो क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसकी जो है विधायिका शक्ति। तो यहाँ पर जो विधायिका जो शक्ति है, यहाँ पे विधायिका शक्ति। तो विधायिका शक्ति में क्या आता है प्यारे बच्चों, एक तो ये यानी कि कोई भी चुनाव होगा तो चुनाव में के बाद ही यानी कि आहूत करेगा। आहूत करने का मतलब है यानी कि कोई भी सरकार है, जैसे कि मोदी जी की सरकार आई थी, तो वो दोनों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाएगा, यानी कि ज्वाइंट मीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक बुलाएगा, यानी कि ज्वाइंट संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक। या किसी पे जो विवाद हो जाता है, ठीक है, तब भी वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। और जब चुनाव के बाद भी संयुक्त बैठक होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल जो है 108 के तहत यानी कि बैठक, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, यानी कि सभा स्पीकर करता है, स्पीकर करता है। इसकी जो अध्यक्षता यानी कि अध्यक्षता यानी कौन करता है। अब आगे चलते हैं, एक 17 स्थान है, एक 17 ठीक है, 17 स्थान। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये 17 स्थान है, ठीक है, 17 आप जानते हैं 17 स्थान, 17 स्थान, ठीक है, 17 स्थान। तो ये जो है आपका 17 स्थान में 3 तरह के शस्त्र होते हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं 3 शस्त्र के, यानी कि एक तो बजट होता है, एक तो बजट होता है, और एक मानसून शस्त्र होता है, मानसून शस्त्र, और एक होता है शीतकालीन शस्त्र। 3 शस्त्र होते हैं। तो इसके जो टाइम को यानी कि बड़ा घटा सकता है, यानी कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, ठीक है, 10-15 दिन तक ये बढ़ा सकता है। यानी कि दिन के लिए बढ़ाने की पावर राष्ट्रपति के पास है, और यानी कि घंटे के, तो इसमें राष्ट्रपति के पास पावर है, ये राष्ट्रपति के पावर है। और इसे अगर दिन में कुछ अवधि के लिए बढ़ाया जाए, घंटे के लिए 1 घंटे, ठीक है, ये दिन है। और अगर घंटे के लिए कम अवधि के लिए यानी कि 17 स्थान किया जाए, यानी कि मीटिंग को, ठीक है, आगे उसके टाइम को बढ़ाया जाए, ठीक है। क्या मतलब है कि 17 स्थान का मतलब है उसमें
कोई भी कार्रवाई चल रही है, कोई वहां में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सत्र को ठीक है समाप्त करके 2-3 घंटे की या कार्रवाई को कौन कर सकता है, वो लोग। घंटे के लिए है लोकसभा स्पीकर, लोकसभा सभा स्पीकर, इस सभा स्पीकर, स्पीकर। तो इस चीज को आप ध्यान। अब इसमें और क्या है सभी नोट कर लेंगे, इसको सभी नोट करेंगे। अब आगे चलते हैं विधायिका पर। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, एक एक चीज को सभी बच्चे एकदम नोट करेंगे, एक एक चीज को। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दे रहा हूं, एक एक क्लियर करके, इतना आपको किसी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा। अब आगे चलेंगे। यहाँ पर जो एक विघटन की पावर है, क्या है विघटन। विघटन का मतलब है जब कोई ठीक है, क्योंकि लोकसभा को विघटित कर सकता है, यानी कि लोकसभा सभा को यानी कि भंग करने की, यानी कि विघटित करने की है। और कब होती है, जब या तो 5 साल हो जाए या प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देती है मंत्रिपरिषद, ठीक है, या पीएम या मंत्री परिषद की सलाह पर वो भंग कर सकता है, सलाह पर भंग कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को जल्दी चुनाव कराना है तो वो अपने यानी कि लोकसभा को भंग करा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें पुनर्विचार, कोई भी बिल है जब लोकसभा और राज्यसभा यानी कि राज्यसभा समझ लेंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है। ठीक है, पास होके वो अनुमति के लिए जाता है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की जो अनुमति मिलती है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बनता है, अनुमति से कानून बनता है। तो राष्ट्रपति क्या है, इसके लिए अगर उसको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए लेकर। पुनर्विचार का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से लिया गया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से पुनर्विचार, क्योंकि पुनर्विचार के बाद जब पास होके कोई भी आ जाएगा, ठीक है, तो वो 44वें संविधान में जो कहा गया है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, संविधान संशोधन विधेयक यानी 1978 में, अब राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। कैसा है, बाध्य है, यानी कि बाध्य है। इसका मतलब है पुनर्विचार किस पर नहीं हो सकता, दोनों पर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, एक तो धर्म विधेयक पर नहीं हो सकता है, और दूसरा जो पुनर्विचार है यानी कि संविधान संशोधन पर नहीं हो सकता। संविधान यानी कि संशोधन पर पुनर्विचार नहीं हो सकता। इस चीज को माइंड कर लें, ठीक है। तो पुनर्विचार इन पर नहीं होगा, मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, इन पर बाकी सब पर हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति है, जो भारत का जो संचित कोष है उसका प्रधान होता है, यानी कि किसके अंदर होता है, जो भारत सरकार का जो कोष है, यानी कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि, जो भारत की संचित निधि का जो प्रधान होता है, यानी कि जो संरक्षक होता है, संरक्षक या इसका प्रधान कौन होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है। कौन, राष्ट्रपति। अगर सरकार को कोई यहाँ से धन निकालना है, या तो सरकार को यहाँ से सरकार को यानी कि जमा करना है, या यहाँ से कोई धन को निकालना है, यानी कि निकासी करनी है, तो यानी कि पहला यानी कि राष्ट्रपति से अनुमति, यानी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। और राष्ट्रपति से अनुमति इस पर भी लेनी पड़ेगी, और धन विधेयक को लाने पर भी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो नोट करते जाए एक एक चीज को, एक एक चीज जो मैं आपसे बोल रहा हूं उसको नोटिस कर ले बार बार, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये इसकी यानी कि विधायी पावर है, ठीक है, विधायिका में शक्ति की पावर है। अब आगे चलते हैं, इसमें जो है क्या पावर है, विधायी शक्ति। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लें फटाफट से, क्या क्या पावर्स है। संसद की पूर्ण, अगर कोई ठीक है सीमा में
ठीक है, भारत की संचित निधि से या व्यापार या वाणिज्य या धन विधेयक या कराधान संसद में कोई भी या सीमा में परिवर्तन करना होता है। तो यहाँ पर 3 है, समझ लीजिए। अगर सीमा में परिवर्तन करना है किसी राज्य की में तो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति। धन विधेयक लाना है तो, यानी कि कोई संचित निधि से निकालना है तो, यानी कि और संचित निधि से और कराधान या कोई व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड कोई भी कमेंटमेंट करना है तो वहां पर यानी कि राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रपति क्योंकि समझौते